गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी भाई। शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में मेरे भाई स्वागत है आप सभी का। बताएंगे मेरे भाई कैसे हैं आप सभी, अच्छे हैं? अरे अच्छे हो क्या? हाँ सर अच्छे ही हैं, अच्छे ही होने चाहिए। खराब हो तो फिर तुम्हें पता है करना क्या है, रोज का डेली का काम यही है एक तो। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई देखो भाई हाँ कल थोड़ा सा क्या था, वो थोड़ा पर्दा वर्दा लगने का सा सिस्टम चल रहा था, तो उसमें बीच में क्या आवाज़ बंद हो गई थी, कॉल भी आ गया था, तो उसके लिए तो भाई मैं हाथ जोड़कर तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने बाद में समझा दिया था। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह रही थी तो हम एक बार उसका कल जो अपन ने पढ़ाया था उसका रिवाइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद में हम चैप्टर के आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है ना। आज हम क्या पढ़ रहे होंगे, हम इनके जो कार्बनिक यौगिक थे इनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि दहन हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना, चलो तैयार है मेरे भाई, सभी तैयार हैं? बताएंगे सभी तैयार हैं? अगर तैयार हो तो मैं स्टार्ट करूं मेरे भाई। हाँ मैं खाना वाना खा पी के फ्री हूँ। ठीक है, हाँ सुबह सर 6 बजे, हाँ बेटा 6 बजे। चलो आई एम डाकू, आई एम डाकी। चलो डाकी। देखो मेरे भाई कल अपन ने कहाँ पढ़ लिया था ये समझ लेते हैं और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कल के बारे में। देखो मेरे भाई कल हम पढ़ रहे थे समजातीय श्रेणी, और समजातीय श्रेणी क्या होती थी मेरे भाई। समजातीय श्रेणी में मैंने बताया था कि यह यौगिकों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को, कार्बन जो श्रृंखला होगी उसमें से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं, और अणुओं की एक नई श्रृंखला का निर्माण होता है। और अणुओं की क्या होता है? एक नई श्रृंखला का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। मैंने तुम्हें समझाया था कि कार्बन की एक श्रृंखला होगी, जैसे मान लो इस तरीके से, मैंने तुम्हें ये बताया था कि जैसे मान लो ये कार्बन की इस तरीके से श्रृंखला होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन तो जुड़े ही होंगे भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। लेकिन क्या होगा जब समजातीय श्रेणी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये हाइड्रोजन वाला समूह है ना, ये मेरे भाई ये हाइड्रोजन समूह ये यहां से हटेगा। क्या करेगा? हटेगा। और ये हाइड्रोजन समूह हटकर क्या करेगा? इसकी जगह कुछ भी और लग जाएगा, मतलब कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ जाएगा। मैंने यहाँ पे मतलब एल्केन वाला, मतलब हैलोजन वाला क्या जोड़ा है? ग्रुप जोड़ा है। क्या जोड़ा है? हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में कौन से आते थे? देखो हैलोजन ग्रुप, पहली बात तो आवर्त सारणी में जो वर्ग 17 होता है वो क्या कहलाता है? हैलोजन वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? हैलोजन वर्ग। अच्छा क्या क्या आता है उसमें? सर उसमें आता है हमारे पास क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो आता है सर। ठीक है मेरे भाई, ये इस तरीके से बनती जाएंगी, और इनमें क्या होंगे? समान ही क्रियात्मक समूह, मतलब एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह जुड़ते जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे देखेंगे मेरे भाई। और आगे देखते हुए मैंने तुम्हें बताया था समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। समजातीय श्रेणी की विशेषताएं बता रहा था मैं। क्या बता रहा था? समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। तो देखो मेरे भाई समजातीय श्रेणी की विशेषताओं में, समजातीय श्रेणी में सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र एक जैसा होता है। क्या होता है मेरे भाई? सामान्य सूत्र तो एक जैसा होता है। मतलब जब एल्केन की बात करेंगे तो एल्केन में हमारे पास सूत्र जो था वो था CnH2n प्लस का 2। ठीक है, जब एल्कीन की बात करेंगे तो CnH2n माइनस का CnH2n। ठीक है, जब एल्काइन की बात करेंगे, देखो एल्कीन में नॉर्मल था CnH2n, जबकि एल्केन में प्लस का 2 था, और एल्काइन में क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? भाई सामान्य सूत्र का मतलब था, वो पूछेगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो सामान्य सूत्र तुम्हें क्या लिखना है? अब वहां पे मेथेन फेथेन मत लिख देना नालायक को। लिखना है कि इसमें एल्केन का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, वो होता है CnH2n। अब एन है तो प्लस का 2, एन है तो प्लस का 2, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा एल्केन श्रेणी का? CnH2n प्लस का 2। ठीक है मेरे भाई, चलो दूसरी बात हमने की किसकी? एल्कीन की। तो एल्कीन में मैंने बता रखा है तुम्हें कि उसमें ना तो जुड़ेगा ना घटेगा, ओनली जो है वो ही रहेगा, मतलब CnH2n ही रहेगा। तीसरी जब हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो तीसरी जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? एल्काइन श्रेणी की बात करेंगे, और इस एल्काइन श्रेणी में CnH2n माइनस का 2 होगा। CnH2n माइनस का 2 होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई समजातीय श्रेणी में सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र एक जैसा होता है, और हर अगले यौगिक में पिछले यौगिक से CH2 समूह का अंतर होता है मेरे भाई। कितने का अंतर होता है? CH2 समूह का अंतर होता है। ठीक है, कैसे सर? देखो मेरे भाई यहां पे मैंने क्या लिया है?
मेथेन वाला मतलब एल्केन श्रेणी के सूत्र लिए हैं, जैसे कि मेथेन और एथेन ले लिया। अब मेथेन और एथेन में मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे देखो कार्बन कितना है 1 और यहाँ पे कार्बन कितना है 2, मतलब कितने कार्बन का अंतर सर 1 कार्बन का। अच्छा हाइड्रोजन का अंतर देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 6, तो कितने हाइड्रोजन का अंतर तो 2 का, तो मतलब टोटल मिलाकर बात करें तो CH2 का अंतर है, कितने का अंतर है CH2 का। अब ध्यान समझेंगे, ये CH2 का अंतर है, CH2 क्या है एक समूह है, CH2 क्या है मेरे भाई एक समूह है, इसका अंतर है मेथेन और एथेन में। लेकिन अब यहां पे अपन देखेंगे कि यहां पे मैं पूछूं कि कितने अणुभार का अंतर है, तो इसमें ध्यान रखेंगे इस CH2 का जो अणुभार होता है वो होता है 14 AMU। अणु का अणुभार का मतलब है कि उसमें जितने अणु है, जैसे कार्बन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, कार्बन के 1 मतलब कार्बन का 1 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु, तो ये क्या हो जाएंगे, इनका जो टोटल भार है, इनके जो अणुओं का जो भार है मेरे भाई उसको बोलेंगे अणुभार, और वो कितना है यहाँ पे 14 AMU है, 14 AMU, ठीक है 40 नहीं 14 का मतलब 14 है, ठीक है, तो इसका अंतर है। दूसरा देखेंगे, श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, रासायनिक गुण तो इनके लगभग क्या होते हैं मेरे भाई समान होते हैं। तीसरी बात करते हैं, अणुभार बढ़ने के साथ साथ श्रेणी के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन आता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा मेरे भाई, अणुभार बढ़ेगा तो जो श्रेणी होगी उसके भौतिक गुणों में क्या आएगा मेरे भाई अंतर आएगा, भौतिक गुणों में क्या आएगा अंतर आएगा। रासायनिक गुण तो लगभग क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तथा आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ, तो और क्या भाई मेरे भाई क्या कहा है इसने कि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा उसका गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होगी वृद्धि होगी, मतलब वो भी बढ़ेगा, ठीक है। मैंने तुम्हें उदाहरण से समझाया था, जैसे मान लो एक गिलास पानी को गर्म कर रहे हो और एक भगोने पानी को गर्म कर रहे हो, बताओ जल्दी कौन सा गर्म हो जाएगा। तुम बोलोगे सर जो जल्दी है वो तो गिलास का पानी गर्म होगा, क्यों, क्योंकि उसमें अणु क्या, उसकी मतलब मात्रा क्या है कम है, मतलब उसमें अणुभार क्या है, उसका अणुभार क्या है मेरे भाई बताओ, उसका आणविक जो द्रव्यमान है मतलब उसमें जो पदार्थ की मात्रा है वो क्या है कम है, ठीक है। जबकि भगोने में क्या है ज्यादा है, तो उसको गर्म करने के लिए क्या लगेगा ज्यादा तापमान लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि इसमें क्या होगा कम टाइम लगेगा मेरे भाई, ठीक है। चलो अब देखो, तो इनमें गलनांक में भी क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। अब अगले देखो, फिर मैंने बताया था तुम्हें, हाँ ये बता दिया था, इसके बाद में मैंने तुम्हें इस श्रेणी पर लेकर आया था। अब देखो यहां पे क्या था, जैसे मान लो ये समझाती है श्रेणी एल्केन के साथ थी, किसके साथ थी एल्केन के साथ। तो यहां पे एक चीज समझेंगे, और देखो यहां पे जो चीज है ना मेरे भाई, यहां पे जो ये C5 दिख रहा है, तो ये 5 नहीं है, एक कार्बन इनमें जुड़ता जाता है ना, एक कार्बन ये जुड़ेगा ना भाई, ये C जो जुड़ रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे मतलब एक कार्बन में सारा दिक्कत कर रहे हैं आपने, यहां पे तो 3 लिख दिया, यहां पे 2 लिख दिया मेरे भाई, 2 तो ये है ही, एक ये भी तो जुड़ेगा। इसी तरीके से देखो आप समझेंगे, जैसे हमने एल्केन के लिए लिखा मेथेन में, एल्केन श्रेणी के साथ लिखा तो किसमें लिखा मेथेन में लिखा, तो मेथेन के लिए क्या हो गया CH4, इसके लिए क्या हो गया C2H6, मेथ एथ। अब ये किसकी है प्रोपेन के लिए, ये ब्यूटेन के लिए, पेंटेन के लिए और ये हेक्सेन के लिए, हमने 6 ही लिए हैं अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गए एल्केन के साथ जो अपन नॉर्मली लिख देते हैं। अब आते हैं समझाते श्रेणी हैलोजन के साथ। तो देखो मेरे भाई यहां पे वही चीज समझने का प्रयास करेंगे, क्या समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पे देखो सर, यहां पे क्या था हमारे पास कार्बन की जो संयोजकता थी, देखो यहां पे क्या किया है मेरे भाई, यहां पे कार्बन की संयोजकता होती कितनी है सर 4 होती है। तो ये देखो इसकी संरचना कैसे बनेगी, इसकी संरचना ऐसे बनेगी मेरे भाई, देखो जैसे मैं यहां पे बना के दिखाता हूं, जैसे भाई मान लो CH3 है तो C और H3, देखो C तो ये हो गया और H कितने हैं मेरे भाई 3 है, ये लो H3। अब बताओ क्या इसकी संयोजकता पूरी हो गई क्या, नहीं सर इसकी संयोजकता पूरी नहीं हुई। तो अब क्या करेंगे, इसकी संयोजकता को पूरी करने के लिए हम कोई भी क्रियात्मक समूह को जोड़ेंगे, या तो हाइड्रोजन को जोड़ो या फिर कोई और क्रियात्मक समूह जोड़ो। तो हमने क्या कहा कि हम हैलोजन के साथ बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने Br ही लिए, या फिर मैं अगर Cl ही लेता। अगर यहाँ पे देखो तुम इस तरीके से नहीं कर सकते कि यहाँ पे Cl ले लिए, यहाँ पे Br ले ली, यहाँ पे नहीं। हमने क्या बोला था कि समान क्रियात्मक समूह होगा, क्या होगा समान क्रियात्मक समूह। तो हमने यहाँ में हैलोजन के साथ क्या लिया है ब्रोमीन लिया है, तो ब्रोमीन ही लिया है सब में, ठीक है ना मेरे भाई। चलो अब देखो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया। अब अगर और जोड़ना चाहते तो सर और क्या जुड़ सकता था,
मेरे भाई यहाँ पे क्या जुड़ सकता था, क्लोरीन जुड़ सकता था। क्लोरीन नहीं जोड़ना चाहते थे तो तुम फ्लोरीन जोड़ सकते थे, फ्लोरीन नहीं जोड़ना चाहते थे तो तुम आयोडीन जोड़ सकते थे। ठीक है, मतलब कि क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, मतलब हैलोजन समूह के जो तत्व थे उनको तुम यहाँ पर जोड़ सकते थे, जिनको हमने क्या बोला है, क्रियात्मक समूह बोला है मेरे भाई। क्या बोला है, क्रियात्मक समूह बोला है। ये चीज समझ में आई मेरे भाई, ये चीज समझ में आई। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई। यहां पे समझ में आ गया। यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या किया है, देखो ये तो पूरा मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये तो तुमसे आता ही है। इसमें क्या किया है हमने, एक एक H को कम किया है। क्यों, क्योंकि H को प्रतिस्थापित करके ही तो हमारे पास क्या लगेगा भाई, ये जो अपने पास क्रियात्मक समूह है ये कैसे लगेंगे, जब H को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहां पे से जब H को प्रतिस्थापित किया है मतलब एक H की तो कमी आई है, तो एक H की कमी आई तो देखो यहाँ पे CH4 था तो हमने CH3 लिखा। क्यों, क्योंकि एक H की कमी आएगी तभी तो कुछ जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे Br, यहाँ पे देखो C2H6 था तो C2H5 किया है ना। तो ये तो हो गए हैलोजन के साथ। अब सर अगर हमको अल्कोहल के साथ बनाना हो तो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये ब्रोमीन जोड़ा था इस ब्रोमीन को हटाएंगे और अल्कोहल के लिए OH जोड़ देंगे। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, तुम बोलोगे सर ओनली क्रियात्मक समूह का अंतर है। इसमें क्रियात्मक समूह ब्रोमीन है और इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, अल्कोहल है। आगे देखेंगे मेरे भाई, इस वाले में क्या करना है, इस वाले में तुम्हें एक कार्बन की कमी और करनी पड़ेगी। तो देखो यहां पे अब तुम बोलोगे कि सर इनमें अंतर नहीं आ रहा, सर CH2 का अंतर नहीं आ रहा। तो अंतर ऐसे नहीं देखना मेरे भाई, अंतर ऐसे नहीं देखना, अंतर देखना है ऐसे नीचे की तरह। कैसे कि देखो CH2, यहाँ पे देखो CH2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे CH2 का अंतर, यहाँ पे CH2 का अंतर, यहाँ पे CH2 का अंतर, यहाँ पे CH2 का अंतर। ठीक है, इससे इनसे तुलना करनी है, जैसे इन दोनों की कर ली, 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 इस तरीके से तुलना करेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये कैसे समझ में आ गई। तो ये होती है समझातीय श्रेणी। क्या होती है मेरे भाई, समझातीय श्रेणी होती है। ये इसको मैंने समझा दिया है और मुझे लगता है कि मैं इसको समझाने में कामयाब हुआ हूं। अगर हुआ हूं तो बताएंगे, नहीं हुआ तो मुझे आप कमेंट करेंगे कि सर समझ में नहीं आया, मैं इसके लिए कोई और प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ जाता है अपने पास कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। क्या आ जाता है, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे एक चीज समझेंगे, यहाँ पे अपने हेलो एल्केन लिखा, क्या लिखा, हेलो एल्केन। ठीक है, अब हेलो एल्केन लिखा तो देखो इसमें ये क्या होते हैं, जो हेलो एल्केन होते हैं ना मेरे भाई, ये पूर्व लग्न होते हैं। पूर्व लग्न का मतलब जो पहले जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा तुम्हें, इस चीज को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें ये जो हेलो एल्केन वाले जो समूह होता है, जो यौगिक होते हैं ना हेलो एल्केन वाले, ये पूर्व लग्न होते हैं। बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनुलग्न होते हैं। बाकी क्या होते हैं, अनुलग्न। तो देखो यहाँ पे पूर्व लग्न है, बाकी सब में क्या है, अनुलग्न है। ठीक है, अभी दो और रह रहे हैं जिसमें हम लिखेंगे एल्कीन और एल्काइन वाला। ठीक है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे समझेंगे। इसमें ये क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो आदि, ये तो क्या है मेरे भाई, ये पूर्व लग्न या अनुलग्न है, जिसमें से कि ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि ये हैलोजन वाला जो समूह है ये क्या होगा, पूर्व लग्न होगा। अब देखो इसकी संरचना बनाई मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्बन लिए 3, क्या लिए, 3 कार्बन लिए, इनसे हाइड्रोजन जोड़ दिए पूरे, और इस क्लोरीन की जगह भी पहले क्या था, हाइड्रोजन था। लेकिन मैंने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया मेरे भाई, हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, प्रतिस्थापित किया, मतलब हाइड्रोजन को हटाया। जब मैंने हाइड्रोजन को हटाया मेरे भाई, जब मैंने हाइड्रोजन को हटाया तो हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ा हमने, क्लोरीन जोड़ा, तो ये बन गया क्लोरोप्रोपेन। मतलब हम क्या करेंगे, देखो एक चीज समझेंगे यहाँ पे एक चीज समझेंगे, ये पूर्व लग्न है तो यहाँ पे देखो क्या जोड़ा था हमने, क्लोरो, तो हमने क्लोरो को पहले लिखा है क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन मतलब कि जो हमने पहले लिखा है वो क्या है, पूर्व लग्न है मेरे भाई, क्या है, पूर्व लग्न है। आगे देखेंगे इसी तरीके से अल्कोहल में क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, तो हमने OH जोड़ा, जैसे क्लोरीन जोड़ा तब क्या जोड़ा हमने, OH जोड़ा है। तो अब देखो वही मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन तो है ही है, प्रोपेन तो है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन अब इसमें क्या जुड़ेगा, ओल जुड़ेगा, अनुलग्न का मतलब है जो पीछे जुड़ेगा, तो प्रोपेन तो है ही, प्रोपेन में ओल और जोड़ेंगे तो प्रोपेनोल हो जाएगा, प्रोपेनोल क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रोपेनोल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पे देखेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में जुड़ेगा CHO, क्या जुड़ेगा, CHO, तो इसको क्या बोलेंगे, अनुलग्न, ये भी क्या है, अनुलग्न, मतलब इसमें पीछे क्या जुड़ेगा, L जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, L जुड़ेगा। तो मेरे भाई समझेंगे मेथ एथ प्रोपेन,
मतलब ये प्रोपेन तो था ही। अब तुम ये मत करना सही तो डबल बॉन्ड लग गया था, प्रोपिनेल हो जाएगा क्या, प्रोपिनेल नहीं नालायको। ये तो क्या है देखो CHO, ये जो CHO है ये तो क्रियात्मक समूह है। ये तो क्या है मेरे भाई, क्रियात्मक समूह है। अगर ये क्रियात्मक समूह है तो इसको काउंट नहीं करेंगे अपन को, ये बाकी का जो बचा हुआ है इसमें देखना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप। तो प्रोपेन तो है ही, ध्यान से समझेंगे। इस डबल बॉन्ड को इसमें काउंट नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हमको पता है कि ये क्या है, समझो ये क्या है हमारे पास, ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है। अगर ये क्रियात्मक समूह है तो तुम ऐसे भी नहीं करोगे कि इस क्रियात्मक समूह को अलग हटा दिया फिर इनको जोड़ रहे हो मेथ एथ, इस वाले कार्बन को भी लेना है। तो अब क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, और ये बाकी में देखो सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या बन गया, प्रोपेन। क्या बन गया मेरे भाई, प्रोपेन बन गया। और प्रोपेन में जब एल जुड़ेगा तो ये बन जाएगा प्रोपेनैल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनैल बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं। तो इसमें भी अनुलग्न लगता है, और अनुलग्न क्या लगता है, ओइक एसिड, मतलब ओइक अम्ल। जैसे कि यहाँ पे देखो मेथ एथ प्रोप, प्रोप हो गया। अब देखो, अब ये देखो पहली चीज समझेंगे, यहाँ पे समझो, देखो यहां पे क्या समझना है कि यहाँ पे देखो मेरे भाई ये तो क्या हो गया, तुम्हें ये देखना है ये कौन सा समूह है, इसमें ही देखना है। एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समूह उपस्थित है, कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो तुम यहाँ पे ढूंढ लोगे कि ये तो सर कौन सा है मेरे भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो देखो मेरे भाई इसका जब नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, प्रोप तो हो ही जाएगा, ठीक है, प्रोप तो हो ही जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, प्रोप तो हो ही जाएगा। प्रोप के बाद में एन जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन हो गया, प्रोपेन। अब क्या जुड़ेगा, ओइक, तो प्रोपेनोइक, 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 प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे भाई प्रोपेनोइक अम्ल। अब इधर देखो, ये था अपने पास कीटोन। कीटोन में क्या, कीटोन में भी अनुलग्न जुड़ता है। अनुलग्न का मतलब है जो पीछे जुड़ता है। तो क्या जुड़ता है, ओन। तो अब देखो, अब यहाँ पे कीटोन समूह कैसे याद रखोगे भाई, तुमने देखा कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड है और इस तरीके से बॉन्ड बन रहा है। देखो ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है तुम्हें, देखो ये वाली संरचना, ये किसकी है, तुम बोलोगे सर कीटोन की है। और कीटोन में क्या आता है, नॉन, ओन आता है लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप। तो प्रोपेन तो है ही, प्रोपेन तो है ही, ओन और लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन बन जाएगा मेरे भाई। क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, प्रोपेनोन बन जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे एल्कीन, छठा लिखेंगे मेरे भाई, अगले में लिख रहा हूं मैं ना, अगले में लिख रहा हूं मेरे भाई, छठे में लिखेंगे एल्कीन। एल्कीन, ठीक है, क्या लिखेंगे छठे में, एल्कीन। देखो मैं लिख देता हूं एक बार, एल्कीन है ना। एल्कीन में क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जुड़ेगा तो हम लिखेंगे इसमें अनुलग्न। देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा मेरे भाई डबल बॉन्ड। क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड जुड़ेगा। ठीक है, क्या जुड़ेगा मेरे भाई, डबल बॉन्ड जुड़ेगा। और ये डबल बॉन्ड जुड़कर क्या बनाएगा, ये अनुलग्न बनाएगा मेरे भाई। क्या बनाएगा, अनुलग्न। उसी सारणी में लिखते रहेंगे मेरे भैया ना, अनुलग्न। अनुलग्न में क्या आएगा तुम्हारे पास, ईन आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, ईन आएगा। क्या आएगा, ईन। क्या आएगा मेरे भाई, ईन आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, ईन आएगा। ठीक है ना, इसको नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, रुको। अनुलग्न जुड़ेगा मेरे भाई, ईन। ठीक है, जैसे कि अब यहां पे उदाहरण में लिखेंगे मेथ एथ और ये प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। दिख रहा है ना भाई मेरे भाई, सभी को दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें इसको नामकरण करोगे तो क्या करोगे, तुम बोलोगे सर इसमें ओनली डबल बॉन्ड है ना, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन दिख रहा ना हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के साथ तो था ही नहीं, कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होने चाहिए, या कार्बन के साथ ऑक्सीजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ओनली कार्बन कार्बन ही है, इसलिए हम इसमें क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। तो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड देखा, और डबल बॉन्ड देख के ही हमको पता चल गया ये कौन सी श्रेणी की बात कर रहा है, एल्कीन श्रेणी की बात कर रहा है। तो मेरे भाई इसमें देखेंगे मेथ एथ प्रोप,
मेथ एथ प्रोप, ठीक है। और अब ये क्या बन जाएगा, अब देखो मेथ एथ प्रोप तो है ही, लेकिन अब डबल बॉन्ड की वजह से क्या लग जाएगा, पीछे इन लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तुम बोलोगे सर ये तो प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे मेरे भाई सातवां, सातवां लिखेंगे और इसमें लिखेंगे एल्काइन। सातवां क्या लिखेंगे मेरे भाई, एल्काइन लिखेंगे, और इसमें भी अनुलग्न जुड़ेगा। अनुलग्न कौन सा होगा, जिसको हम बोलेंगे आइन, YNE, ठीक है, इसको बोलेंगे आइन, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहां पे जो जुड़ेगा वो किस तरीके से जुड़ेगा, तुम बोलोगे सर कार्बन तो होगा ही 3, लेकिन अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, इस तरीके से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया होगा, और यहाँ पे सर ये लो आपका ये कार्बन इस तरीके से पूरा हो जाएगा। देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गया मेरे भाई। ये बन गई अपने पास किसकी संरचना, ये बन गई तुम्हारे पास प्रोपाइन की संरचना मेरे भाई। किसकी संरचना बन गई, प्रोपाइन की संरचना बन गई। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, तुम बोलोगे नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे भाई अब देखेंगे आगे, देखो अब तुम ये मत कहना सर डबल बॉन्ड उनमें भी लग रहा था आपने तो उनमें नहीं लिया। देखो मेरे भाई वो क्रियात्मक समूह अलग है, उनमें इनमें देखो जैसे इसमें ही लिखा हुआ, इसमें देखो समझो इनमें क्या किया हुआ है, इनमें जब तुम देखोगे, एक मिनट, देखो इनमें जो देखोगे तुम, तो इनमें ये देखोगे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 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 इनमें सब में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अगर तुम देखोगे गौर से तो मेरे भाई, तो एक चीज दिमाग में बैठा लेनी है याद करने के हिसाब से, क्या कि इनमें तो सर सब में क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, या कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या कार्बन मतलब कार्बन अकेला नहीं है। अगर कार्बन कार्बन है और उसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्केन एल्किन एल्काइन आ जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ, तो मेरे भाई ध्यान से समझ लेंगे उस चीज को कि वो क्या है, इन प्रक्रियात्मक समूह में से है, या तो एल्कोहल होगा, या एल्डिहाइड होगा, या कीटोन होगा, या कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिए। और इनके समझने में कोई दिक्कत आई हो, इनको समझने में कोई दिक्कत आई हो तो वो बताएंगे मेरे भाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर, चलो मेरे भाई कोई बात नहीं है, नहीं है तो अब आगे लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। लिखेंगे मेरे भाई, अगली हेडिंग डालेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। लिखेंगे मेरे भाई कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है मेरे भाई। चलो अब देखो इसमें पहला लिखेंगे दहन। क्या लिखेंगे मेरे भाई, दहन। जो यौगिक होते हैं मेरे भाई, दहन में क्या लिखेंगे, जो यौगिक होते हैं हमारे पास, जो यौगिक होते हैं बेटा, उनको अगर हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो जब वो जलते हैं या गर्म होते हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्या उत्सर्जित करते हैं मेरे भाई, जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई, दहन कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे पहला दहन। लिखेंगे मेरे भाई दहन, पहला लिखेंगे दहन। दिख रहा है मेरे भाई सभी को, दहन, ठीक है। इसमें लिखेंगे यौगिकों का, यौगिकों का वायु की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में जलकर
लिखेंगे मेरे भाई, यौगिकों का वायु की उपस्थिति में जलकर ऊपर करते हैं थोड़ा सा, जलकर ठीक है, यौगिकों का वायु की उपस्थिति में जलकर जल व कार्बन डाइऑक्साइड जल व कार्बन डाइऑक्साइड देने की प्रक्रिया को, दिख रहा है ना भाई सही तरीके से, मोटा करूं और इसको, एक मिनट, जलकर जल व कार्बन डाई ऑक्साइड, जल व कार्बन डाइऑक्साइड देने की प्रक्रिया को, देने की क्रिया को दहन कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं मेरे बेटे? वो ध्यान, ध्यान नहीं, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन। यौगिकों का वायु की उपस्थिति में जलकर जल व कार्बन डाइऑक्साइड देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे सामान्यतः ये यौगिक, लिखेंगे सामान्यतः ये यौगिक यौगिक प्रचुर मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश उत्सर्जित, सामान्यतः ये यौगिक प्रचुर मात्रा में प्रकाश व ऊष्मा व प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, ये क्या करते हैं मेरे भाई? देखो, दहन क्या होता है? दहन का मतलब देखो, ये तो फालतू की चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्या होता है भाई, किसी चीज को जलाया तो क्या हो गई? दहन हो गया। गुरुजी काय लिखवा दे फिर तुमने? अरे नालायक का कुछ भी नहीं है, ये परिभाषा है कि उसको लिखना कैसे है, तरीके से लिखने का समझो भाई। अपन को नंबर ऐसे तो देगा नहीं कि माचिस की तिल्ली से आग लगा वो है दहन। अरे नालायक को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा कि यौगिकों का, अब जो यौगिक है उनको ही तो जलाएंगे अपन, तो यौगिकों का वायु की उपस्थिति में जलकर, जब ये वायु की उपस्थिति में जलेंगे भाई, बिना वायु की उपस्थिति में तो जल भी नहीं सकता, तो वायु की उपस्थिति में जलकर अब क्या देंगे ये? या तो मतलब क्या क्या देंगे भाई? जल और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। क्या देंगे? जल और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड देने की जो प्रक्रिया है, यौगिकों का वायु की उपस्थिति में जलकर, यौगिकों का वायु की उपस्थिति में जलकर जल व कार्बन डाइऑक्साइड देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। सामान्यतः ये यौगिक प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में का मतलब सफिशियंट समझो, ठीक है ना। इंग्लिश में सफिशिएंट बोलते हैं, हिंदी में प्रचुर बोलते हैं। सामान्यतः ये यौगिक प्रचुर मात्रा में, प्रचुर का मतलब जितनी चाहिए उतनी दे लेते हैं, ठीक है ना। प्रचुर मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऊष्मा व प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, चलो सर उदाहरण तो बता दो। हाँ भाई, उदाहरण लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, मेथेन गैस की बात कर लेते हैं, दहन में काम आती है, तो ले लिख लेते हैं मेरे भाई, लिख ले मेरे भाई, हीरे लिख ले। देखो, लिख लेंगे मेरे भाई, करते हैं जैसे, जैसे में लिखेंगे मेरे भाई, जैसे CH4 प्लस में, दिख रहा है ना मेरे भाई, लो यहां पे देखते हैं, CH4 प्लस में O2,
ठीक है, इसको क्या करवाया है भाई अपन ने, इसका हुआ है दहन। अब बताओ इसमें से क्या क्या बनेगा। सर हमको पता कौन, हमको एक चीज़ पता है कि यहाँ में से एक तो जल निकलेगो, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, प्लस में यहाँ से प्रकाश निकलेगो, प्लस में यहाँ से ऊष्मा निकलेगी। ठीक है मेरे भाई, अरे ये तो पता है ना नालायक हो तो भाई जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और तुम्हें पता है प्रकाश भी निकलेगा और ऊष्मा भी निकलेगी। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही अपने पास देखो, देखो अब अपने पास क्या होता है, एक होता है अपने पास मेथेनॉल। क्या होता है मेरे भाई, मेथेनॉल। इसको बोलते हैं अपन C2H5OH प्लस में O2। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, C2H5OH प्लस में O2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या क्या बनाएगा, संतुलित नहीं कर रहा मैं भाई, संतुलित नहीं कर रहा, चलो इसको आगे लिखते हैं फिर संतुलित भी कर लेंगे। देखो इसमें क्या हो गया, CO2 बन गई, H2 बन गया, H2O, O2, H2O। संतुलित तुम करोगे भाई, इसको संतुलित करोगे तुम। ठीक है, कैसे करेंगे संतुलित, देखो कार्बन कितना है सर, एक, तो एक कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, चार, यहाँ पे कितना है, दो, तो सर दो करेंगे। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, दो और दो चार, यहाँ पे कितना है, दो, तो इसको कितना करेंगे, दो और करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये संतुलित हो गई। ठीक है, चलो अब अपन कर रहे थे किसका, अपन मेथेनॉल का कर रहे थे भाई। मेथेनॉल का सूत्र क्या होगा बताओ, मेथेनॉल का सूत्र, हाँ मेथेनॉल का बताओ, मेथेनॉल का सूत्र क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। एथेनॉल और मेथेनॉल जल्दी बताएंगे, मेथेनॉल या एथेनॉल, जल्दी बताएंगे, बताओ। देखो भाई मेथेनॉल का सूत्र क्या था, एथेनॉल का सूत्र क्या था, ये देखेंगे इधर। एथेनॉल का देख, चलो मान लो एथेनॉल का देखते, तो एक और एक दो, मेथ एथ, और एच कितना हो जाता, पांच हो जाता, और ओ एच लग जाता। चलो ठीक है, एथेनॉल है मेरे भाई। देखो क्या लिखेंगे, एथेनॉल, एथेनॉल को लिखते हैं अपन C2H5OH प्लस में O2, और इसका करवाएंगे अपन क्या, दहन करवाएंगे मेरे भाई। क्या करवाएंगे, दहन करवाएंगे। और दहन करवा के अपन को क्या मिलेगा, हम समझेंगे ध्यान से। दहन करवा के मिलेगा हमको सर H2O, प्लस में मिलेगा सर हमको CO2, प्लस में हमको प्रकाश मिलेगा, और प्लस में हमको ऊष्मा मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन है सर दो, और यहाँ पे कार्बन कितना है, एक, तो इसको दो बनाना पड़ेगा, इसको दो बनाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, कार्बन तो हो गया दो, लेकिन ऑक्सीजन कितनी होगी, चार और एक पांच, यहाँ पे कितनी है सर, यहाँ पे तो सर दो है, और यहाँ पे ये है, तो दो दूनी चार, और ये कितनी हो जाएगी, पांच हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एच कितना है हमारे पास, एच कितना है, दो, एच कितना है, दो, लेकिन यहाँ पे कितना है, छः, तो हमको इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, तीन से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, तीन से। ठीक है, अगर तीन से गुणा करना पड़ेगा तो ये तीन और चार सात हो जाएगी, तो इसको हमको छः बनाना पड़ेगा, मतलब कि इसको तीन लगाना पड़ेगा मेरे भाई, प्लस में (3O2) लगेगा मेरे भाई। क्या लगेगा, 3O2। देखो अब तीन दूनी छः, तो ये हो गया छः, और एक ऑक्सीजन ये रही सात, तो यहाँ पे देखो तीन तो यही हो गई, और दो दूनी चार, ये कितनी हो गई, सात, तो सात ऑक्सीजन हो गई। कार्बन कितना चाहिए था, दो, तो कार्बन दो हो गया। हाइड्रोजन कितना चाहिए था, पाँच, तो देखो मेरे भाई ये तो कितना हो गया हाइड्रोजन, तीन दूनी छः, तो पाँच तो ये रहा, एक ये रहा, छः, तो संतुलित हो गई। तो इस तरीके से संतुलित हो गई। ठीक है मेरे भाई, चलो अब आगे लिखेंगे ऑक्सीकरण, लिखेंगे ऑक्सीकरण, लिखेंगे मेरे भाई। क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण। अगली प्रक्रिया लिखेंगे ऑक्सीकरण की, लिखेंगे मेरे भाई। किसकी लिखेंगे, ऑक्सीकरण की। ठीक है, देखिए कितना छोटा दिख सकता है अपन को। दिख रहा है ना ये यहाँ पे, चलो ऑक्सीकरण लिखेंगे मेरे भाई। ऑक्सीकरण लिखेंगे अब लिखेंगे मेरे भाई ऑक्सीकरण।
देखो चैप्टर लंबा है, मैंने पहले ही बोल दिया था तुमसे। दूसरा लिखेंगे ऑक्सीकरण। क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, तो लिखेंगे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें क्या होगा बताओ? जिसमें कोई अभिक्रिया, जिसमें क्या करेंगे भाई? वह अभिक्रिया जिसमें क्या होगा बताओ? वह अभिक्रिया जिसमें, बताओ, जिसमें कार्बन यौगिक, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में देखो मेरे भाई, वह अभिक्रिया, ऑक्सीकरण क्या है मेरे भाई? वह अभिक्रिया है जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। लिखेंगे ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं तथा वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं तथा, तथा बताओ क्या बनाएंगे? तथा दूसरे का, दूसरे, तथा दूसरे, दूसरे, बताओ दूसरे क्या? बताओ दूसरे क्या? क्यों यौगिक या कार्बन यौगिक लिखो बताओ? वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं तथा दूसरे कार्बन यौगिकों का, लिखेंगे दूसरे कार्बन यौगिकों का निर्माण करते हैं। दूसरे, लिखते रहे ना भाई साथ साथ, दूसरे कार्बन यौगिकों का, दूसरे कार्बन यौगिकों का निर्माण करते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं? दूसरे कार्बन यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, लिखेंगे ऑक्सीकारक के रूप में, लिखेंगे ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीकारक के रूप में अम्लीय पोटेशियम डाई क्रोमेट। ये क्या है भाई, मैं समझेंगे। ऑक्सीकारक का रूप में, जब ऑक्सीकारक लेंगे तो ऑक्सीकारक के रूप में हम क्या लेते हैं? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा, तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या लेते हैं मेरे भाई? काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? काम में लिया जाता है। तो ध्यान से समझेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं तथा दूसरे कार्बन यौगिकों का निर्माण करते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कर, लिखेंगे नेट का पोटेशियम डाई, इसमें क्या लिख दिया अपन ने? पोटेशियम परमैंगनेट लिखेंगे मेरे भाई। ये पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कर अल्कोहल के
एल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? बताएंगे सभी क्या होते हैं? तुम बोलोगे सर कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या लेते हैं, ऑक्सीकरण को समझेंगे। ये ऑक्सीकरण अलग चीज है, अपचयन वाली अलग चीज है। यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अगर वो ऑक्सीकरण पूछता है तो आपको ये वाली अभिक्रिया लिखनी है। अगर वहां पे देखो, अगर वो ऑक्सीकरण ब्रैकेट में उपचयन लिख के दे तो तुम्हें उपचयन वाली अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है ना? चलो इसमें लिखेंगे, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ये ऑक्सीकरण क्या है भाई? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने के लिए है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने के लिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता कैसे है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता कैसे है, तो ध्यान से समझेंगे। पहले अभिक्रिया की परिभाषा समझेंगे, क्या लिखी हुई है अभिक्रिया, ध्यान से समझेंगे। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया मतलब इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया का देखो समझेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, मतलब कोई कार्बन का यौगिक होगा जो क्या करेगा, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीजन क्या करते हैं, उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं तथा दूसरे कार्बन यौगिकों का निर्माण करते हैं। मतलब जो ऑक्सीकारक होगा, जो भी यौगिक होंगे ना मेरे भाई, वो ऑक्सीकारक से क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और नए कार्बन यौगिक बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, देखो क्या लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं तथा दूसरे कार्बन यौगिकों का निर्माण करते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कर अल्कोहल के ऑक्सीकरण फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। तो देखो ऑक्सीकारक के रूप में क्या क्या लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। अम्लीय में तो क्या लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और क्षारीय के रूप में क्या लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। इनका उपयोग करेंगे, इनका उपयोग करके क्या करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो हमारे पास क्या उत्पन्न हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई? देखो अब आगे लिखेंगे इसमें, देखो आगे लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, बताओ। अल्कोहल का सूत्र लिखेंगे। अब अल्कोहल का क्या हो जाएगा, बताओ अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा। देखो एथेनॉल, अल्कोहल दो तरीके की है, मेथेनॉल और एथेनॉल। ठीक है, अल्कोहल में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे हम कौन सी लेंगे, एथेनॉल लेंगे। दो तरीके की होती है, एक होती है मेथेनॉल और एक होती है एथेनॉल। देखो ध्यान से समझेंगे, अल्कोहल दो तरीके की, एथेनॉल और मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या होती है, जहरीली होती है। मेथेनॉल क्या होती है, जहरीली। ऐसे याद रख लो, मैं से मेथेनॉल और मैं से मारने वाली। तो मारने वाली कौन सी है, मतलब जहरीली कौन सी है, मेथेनॉल है। और एथेनॉल कौन सी है, जो अपने आती है ना, समझ गए ना पैक में। हाँ चलो अब देखो मेरे भाई, अब मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं, इसमें वो लिख देता हूँ, इसकी इसकी अभी के लिए लिख देता हूँ। कैसे लिखते हैं समझो भाई। हमारे पास C2H5OH होगा, हो गया ये, चल नहीं दो भाई इसको। बताओ थोड़ा सा सीधा लिख दूं क्या मैं, फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाँ अलग लहर रहा है ये ना। चलो अभी लिख देता हूँ, ये फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न, कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न होता है। अब देखो इसका वो कैसे लिखेंगे सर, आप लिखोगे C2H5OH। ठीक है,
C2H5OH, ये एल्कोहल है, इसमें लिख रहा हूं मैं नीचे। एल्कोहल, ठीक है मेरे भाई। चलो एल्कोहल लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे हम भाई, और बड़ा लिखते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लेंगे, अपन ने क्या लिया था, एक तो क्या लिया था भाई क्षारीय, तो क्या लिया था पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का मतलब लाल दवा बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट को क्या बोलते हैं, लाल दवा। और इसका सूत्र क्या होता है, KMnO4 होता है। क्या होता है, KMnO4। तो लिखेंगे KMnO4, तो लिखेंगे क्षारीय KMnO4। ठीक है, देखो क्या करेंगे, क्षारीय KMnO4 लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को मेरे भाई, क्षारीय KMnO4 दिख रहा है क्या, बताओ सभी को, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूं लो। क्षारीय KMnO4, ठीक है मेरे भाई, क्षारीय KMnO4, इसमें ताप दिया है, वैसे अम्लीय है। अब बताओ पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है, इसको बोलते हैं सर पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ठीक है। और इसमें भी प्लस में क्या दे देंगे, तापन दे देंगे मेरे भाई, क्या दे देंगे, तापन। तो अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय K2Cr2O7, जब इसको ताप देंगे तो हमारे पास बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है मेरे भाई, ये बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे इसको, ठीक है। चलो अब बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे किसी को, बताएंगे सभी, अरे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है तो अगले चाहे उस पर बढ़े मेरे भाई, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, एक बार टाइम देख लेता हूँ थोड़ा, चलो कोई नहीं। देखो आगे बढ़े मेरे भाई, देखो आगे बढ़ते हैं और आगे लिखेंगे मेरे भाई। देखो ये चीज मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये था, अभी कर देता हूँ भाई, बड़ा कर देता हूँ थोड़ी देर में। हो गया भाई, दिख रहा है क्या तुम्हें, दिख रहा है, चलो इसको और बड़ा करने का ट्राई करता हूँ। हाँ भाई इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है, बहुत या तो, ठीक है मेरे भाई। चलो इससे बड़ा नहीं होगा भैया, रिफ्रेशिंग हो रहा है, प्लीज वेट करेंगे मेरे भाई। ये नाला को धीरे धीरे काम करने लग गए, पता नहीं बोर्ड, देखे मेरे भाई यहाँ तक समझ में आ गया था तुम्हें, है ना। अब चलो आगे लिखते हैं अपने, आगे क्या लिखेंगे मेरे भाई, आगे लिखेंगे संकलन या संयोजन अभिक्रिया, लिखेंगे संकलन या संयोजन अभिक्रिया।
संकलन या संयोजन अभिक्रिया। लिखेंगे संकलन या संयोजन अभिक्रिया, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे संकलन या संयोजन अभिक्रिया। लिखेंगे संकलन या इसको संयोजन भी बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, संयोजन। तो संकलन या संयोजन अभिक्रिया। अब देखो वहां पे अगर संकलन अभिक्रिया आ जाए, संकलन अभिक्रिया आ जाए तो तुम्हें यही वाली लिखनी है, संकलन को कहीं संयोजन करके तुम उसमें लिख दो, जब भी दो यौगिक आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और मतलब क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसको हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये संकलन अभिक्रिया है, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई, संकलन अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे असंतृप्त यौगिकों को, लिखेंगे असंतृप्त यौगिकों को, लिखेंगे मेरे भाई इसमें लिखेंगे असंतृप्त यौगिकों को, असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त बनाने के लिए, संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणुओं के समूह बनाने के लिए, यहां से लिखेंगे बनाने के लिए परमाणु या, देखो मेरे भाई असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणु के समूह को, परमाणु या परमाणु के समूह को असंतृप्त यौगिकों से जोड़ा जाता है मेरे भाई। असंतृप्तों को क्या किया जाता है, संतृप्तों मतलब असंतृप्तों को असंतृप्तों के साथ जोड़ा जाता है, तब जाके क्या प्राप्त होता है हमें, संतृप्त यौगिक जोड़ा जाता है, ठीक है मेरे भाई। असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए, असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणु के समूह को असंतृप्त यौगिक से जोड़ा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, संकलन अभिक्रिया कहते हैं, जोड़ा जाता है इसे संकलन या संयोजन अभिक्रिया संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं, इसे संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में, निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में, इसको थोड़ा सही लिख देता हूं मैं, अब लिखेंगे इसमें नीचे निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में भी ये चलेगा कब, लिखेंगे निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में, दूसरे कलर से लिख रहा हूं मेरे भाई मैं, ये याद रखना है भाई, निकेल और पैलेडियम, ठीक है ना। निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में
ठीक है। निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन लिखेंगे, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर हाइड्रोकार्बन के साथ देखो, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़कर, हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन निर्मित करता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन निर्मित करता है। तो ये क्या है बेटा, निकिल और पैलेडियम, ये ध्यान रखना है, निकिल और पैलेडियम को दोनों को याद रखना है, ठीक है। इस प्रक्रम द्वारा इसमें लिखेंगे, इस प्रक्रम द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है मेरे भाई। वनस्पति तेल को किस में परिवर्तित किया जाता है? वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। चलो लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे इसमें? लिखोगे तुम क्या, बताओ क्या लिखोगे? लिखो मेरे भाई, इसकी संरचना बनाएंगे पहले तो, ठीक है। इसकी संरचना बनाएंगे इस तरीके से, कार्बन लिखेंगे 2, ठीक है, इस तरीके से R R R R, ठीक है मेरे भाई। इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे बताओ इसको बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक मिनट भाई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक मिनट। क्या है मेरे भाई? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या है मेरे भाई? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसको क्या करेंगे हम? इसको क्या करेंगे? निकिल या पैलेडियम के लेंगे, उत्प्रेरक लेंगे। क्या लेंगे? निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक लेंगे और उसमें क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे, ठीक है। चलो इसमें क्या करेंगे हम? निकिल, अपन ने क्या लिया है? मान लो निकिल लिया, ठीक है। अब देखो पैलेडियम, हाँ पैलेडियम का तुम ये बताओगे पैलेडियम को किससे दर्शाते हैं? तुम बताओगे इस चीज को, ठीक है। हाँ मुझसे तो नहीं आती, नालायक को तुम ये, हाँ मुझसे नहीं आती सर, आपसे नहीं आती, हाँ बेटा नहीं आती। चलो तुम बताओगे। अब निकिल तो मैंने लिख दिया, लेकिन निकिल को तो Ni से दिखाते हैं, लेकिन पैलेडियम को किससे दर्शाते हैं उसको बताएंगे, ठीक है। निकिल उत्प्रेरक, निकिल उत्प्रेरक, ठीक है।
यहाँ पे लिख देंगे H2 और इस तरीके से इसको बनाएंगे C, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, जो ये R है ना, R, इस R की जगह क्या आ जाएगा बताओ, इस R की जगह सर H जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे मेरे भाई? जुड़ जाएंगे। अब देखो ये तो क्या था, असंतृप्त था ना, इसको संतृप्त बनाना है, मतलब सिंगल बॉन्ड ही लगेगा। सिंगल बॉन्ड जब लगेगा मेरे भाई तो ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, R R H H H और H, ठीक है मेरे भाई, H H H H H इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे भाई? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, तो बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। आज देखो मैंने कुछ भी कमी नहीं छोड़ी समझाने में, तुम्हें एक एक चीज समझाई है मैंने। अब ये देखो ये क्या करते हैं मेरे भाई, समझो। इसमें समझेंगे संकलन अभिक्रिया में कि असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणु के समूह को असंतृप्त यौगिकों से जोड़ा जाता है। देखो इसमें क्या करते हैं मेरे भाई, या तो कोई परमाणु होगा या परमाणुओं का समूह होगा, या तो कोई परमाणु होगा। देखो गलती से बोल दिया था मैंने कि असंतृप्त को असंतृप्त से मिलाकर संतृप्त हो जाएगा, नहीं। असंतृप्त जो यौगिक होंगे उनको संतृप्त बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, या तो परमाणु लेंगे या परमाणु का समूह लेंगे। क्या लेंगे? परमाणु लेंगे या परमाणुओं का समूह लेंगे और उसको असंतृप्त यौगिक के साथ जोड़ेंगे। जैसे ये लिया अपन ने, ये क्या है अपने पास? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सर ये आपको कैसे पता असंतृप्त है? मेरे भाई संतृप्त और असंतृप्त में मैंने तुम्हें बताया था कि डबल बॉन्ड वाला तो असंतृप्त होता है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है? संतृप्त होता है। तो अब देखो यहां पे अगर अपन ने डबल बॉन्ड लगाया है, अगर डबल बॉन्ड लगाया है मेरे भाई, अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो मैंने यहां पे क्या लिया है? निकिल उत्प्रेरक लिया है। क्या लिया है? निकिल उत्प्रेरक लिया है। मैंने यहां पे क्या लिया है मेरे भाई? निकिल का परमाणु लिया है। निकिल का क्या लिया है? परमाणु, ठीक है। और जब इसको परमाणु को मैंने क्या किया, इस असंतृप्त यौगिक से जोड़ूंगा, इसकी अभिक्रिया करवाऊंगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, संतृप्त यौगिक मिल जाएगा। तो असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणुओं के समूह को, परमाणु या परमाणु के समूह को असंतृप्त यौगिक से जोड़ा जाता है। इसे संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में, यहां से प्रश्न पूछता है वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? कौन सी विधि काम में ली जाती है? कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है? वनस्पति घी को बनाने में कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है? वनस्पति तेल में ऐसा क्या मिलाया जाता है? कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है जिससे वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखेंगे निकिल व पैलेडियम, ये चीज को समझेंगे और इस चीज को स्टार लगा लो तुम यहां पे, ठीक है ना मेरे भाई। निकिल या पैलेडियम, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन जो होता है, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में जो हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस हाइड्रोकार्बन के, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है। इस प्रक्रम के द्वारा क्या होता है? वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है मेरे भाई। क्या किया जाता है? वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे सभी, अगर नहीं है तो बताएंगे। आगे लिखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? अगले लिखेंगे, सॉरी भाई आज तो टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे अपन। आज देखो मैंने भाई बहुत कम समझाया, 3 ही अभिक्रियाएं लिखवाई हैं, ठीक है ना। और ये तीनों अभिक्रियाएं ही इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें इन तीनों को ही पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण को पढ़ेंगे, दहन को पढ़ेंगे, और भाई मेरे भाई इसको पढ़ोगे तुम, किसको? संकलन या संयोजन अभिक्रिया को, ठीक है। यहां से जो इंपॉर्टेंट लाइन बनती है वो बनती है निकिल या पैलेडियम वाला, ठीक है ना। ये निकिल व पैलेडियम को क्या काम में लिया जाता है? असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिकों में बदलने के लिए, या फिर वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? संकलन अभिक्रिया काम में लेते हैं। मतलब निकिल व पैलेडियम उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है। यहां पे कोई दिक्कत है किसी को? बताएंगे। यहां तक कोई दिक्कत थी तो? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तो आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, चीजों को दिमाग में घुसाते जाएंगे। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो हमसे नहीं आए, ठीक है। मतलब परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन जितनी कोशिश होगी हम उतना प्रयास करेंगे कि आपके साथ कोई भी ऐसा छल कपट नहीं हो, है ना, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, चलो।